जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी इतिहास की एक नई क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये जितने भी नाम है इन सबका मतलब एक ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम उन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास, हिस्ट्री जो होता है वो स्टोरी से संबंधित होता है। तो इसकी क्या स्टोरी है आज हम वो आपको पहले बताते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि जो पिछला वीडियो हमने बताया था, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है इतिहास की। इसमें क्या है, उसमें हमने बताया था कि जो समय होता है उसके प्रकार होते हैं 3। ठीक है, पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो पाषाण काल था वो तो हमने उसमें देख लिया था अच्छे से। ये जो काल है ये हमारा आदि ऐतिहासिक काल है। इस काल की खासियत क्या होती है कि इसमें अभिलेख वगैरह जो साक्ष्य होते हैं वो लिखे तो मिलते हैं, लेकिन जो लिपि होती है हम उसको जानते नहीं है। उसके बारे में हमने देखा है कि ये लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है ये हम नहीं जानते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता ये उसी काल की सभ्यता है। इसकी हमें लिपि मिली हुई है, लेकिन हम ये आज तक पता नहीं कर पाए हैं कि उस लिपि में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आदि ऐतिहासिक काल की है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली, इसकी हम जानकारी करते हैं। तो जो एक थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये बिछवा रहे थे रेलवे लाइन, कहाँ से, लाहौर से लेके कराची के बीच में। ठीक है, तो ये जो लाइन बिछवा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो लेबर थी, मजदूर जो काम कर रहे थे वहां पर, उन्होंने देखा कि पकी हुई ईंटें वो खोद खोद के लेके आ रहे हैं। वो उन्हें बड़ा अचंभा लगा कि जमीन के अंदर से पकी हुई ईंटें कैसे निकल सकती हैं। ठीक है, तो उन्होंने फिर जब देखा, पता किया, तो इसके बाद में उन्होंने इसके बारे में फिर पूरा पूरा बताया कि कैसे क्या होता है। लेकिन अंग्रेजों को तो सिर्फ ये मतलब था कि भैया रुपये लूटो और निकलो। इस वजह से उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर एक आए लॉर्ड कर्जन आए। आप सभी लोग जानते होंगे लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल का 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। वो आए, वो भैया उन्हें इन चीजों का शौक था, खुदाई करवाने से, पुरानी चीजों के बारे में जानकारी करने उनका शौक था। तो उन्होंने इसके बारे में फिर डिपार्टमेंट बनाया, विभाग बनाया, फिर उसी हिसाब से उन्होंने ये देखा। ठीक है, तो ये थी कि जानकारी कैसे हुई, इसकी कहानी थी अलेक्जेंडर कनिंघम से जो लॉर्ड कर्जन थे वहां तक की उनकी स्टोरी से हमें जानकारी मिलती है। अब हम देख लेते हैं भैया सिंधु घाटी सभ्यता फेमस क्यों है। भैया वर्ल्ड फेमस है ये, हाँ सच में। अब इसमें क्या था कि भैया ये पहली नगर योजना थी, मतलब वहां पर गांव नहीं, वहां पे नगर थे। भैया नगर कैसे थे कि भैया वहां पे हर घर में था मंजिल, 2 मंजिला मकान होते थे, 1 मंजिल था, 2 मंजिला भी था, सीढ़ियां भी थी। कब, आज के लगभग 4000 साल पहले, 4000 साल पहले ये सब चीजें होती थी। और क्या होता था, घर के बाहर नालियां होती थी, जो मकान होते थे ना, तो जैसे रोड जा रही है तो इस तरफ मकान है, सीरियल से मकान है, ये नहीं कि एक का मकान यहाँ है, एक का यहाँ है, एक का यहाँ है। सीरियल से मकान होते थे। रोड जो होती थी वो बराबर में जाके दूसरे रोड से काटती थी, समांतर समांतर पूरा वो रोड होते थे। नालियां होती थी, जो वो ढकी हुई नालियां होती थी। ठीक है, ढकी हुई नाली होती, नालियों में मैन होल होते थे। इसके अलावा जो नगर थे वहां पर बस्तियां अलग अलग थी कि भैया राजा यहाँ रहेगा, जो बाकी लोग हैं वो लोग यहाँ रहेंगे, बस्तियां होती थी। उनके कपड़े बहुत अच्छे होते थे, वो लोग कपड़े पहनते थे, श्रृंगार करते थे। भैया 4000 साल पहले लिपस्टिक मिली है। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिली है, यही इतिहास है, इसी के बारे में हमें देखना है। उनका खाना पीना बहुत अच्छा था, वो लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। और सबसे बड़ी चीज, 4000 साल पहले भैया विदेशों से व्यापार होता था, ईरान से, फारस से, यहाँ से, इन सबका व्यापार होता था। 3 तरह की समाधियां मिली हैं। अब आप सोच रहे होंगे 3 तरह की कैसी, तो समाधियां मतलब अंत्योष्टि जो संस्कार होता था उनके प्रकार होते थे 3। कैसे भैया, एक तो अंत्योष्टि होती है कि वो चंदन की लकड़ियों में, जो समय जो हिंदू में जो होता है हिंदुओं में, एक उस तरह की थी। एक वो जमीन के अंदर वो कर देते थे। तीसरी होती थी कि पहले वो जैसे आदमी की मतलब जो एक तरह से मृत्यु हो जाती थी तो खुला छोड़ देते थे। चील, कौए, कुत्ता, मतलब जो लोग भी मांस खाते हैं वो लोग खा जाते थे, फिर जो हड्डियां बचती थी हड्डियों को वो लोग दफना देते थे। तो इस तरह से 3 प्रकार की समाधियां मिली हैं, 3 प्रकार का अंत्योष्टि संस्कार होते थे। इसके अलावा उस समय पर राजतंत्र न होकर जनतंत्र होता था, लोकतंत्र होता था, जैसा कि अभी इस टाइम पर है। मतलब 1947 के बाद जो अभी हम लोगों ने किया है वो 4000 साल पहले अपने यहाँ हो चुका है।
सिंधु घाटी सभ्यता में। वो सब कैसे हुआ है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये तो थी सिंधु घाटी की भैया कहानी, स्टोरी थी। अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत फैक्ट हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वो सब एक ही बात है। अभी सब जानकारी हो जाएगी, क्यों सिंधु सभ्यता कहते हैं, क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सब जानकारी हो जाएगी विद मैप के मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कार्बन 14 C14 प्रणाली के आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की उम्र बताई गई है कि कब, किस काल से किस काल तक थी, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था यहाँ पर, ठीक है। अंदाजा लगा लीजिए कि 2500 वहां ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसवी के पिछले, ठीक है। तो ये अभी जो 2022 चल रहा है हमारा, 2022 साल तो ये अलग हो गए, और इसके 2500 साल पहले तो लगभग मान के चलिए कि भैया 4700 साल लगभग। अब अंदाजा लगा लीजिए उस समय पर नगर योजना थी कि भैया फेमस तो होगी सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता मतलब दजला फरात जो वहां पे वो थी, उनके बगल में एक मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी इसी के समकालीन में, जो कि इस समय पर आप ईरान इराक का जो क्षेत्र है आप वहां पर बोल सकते हैं, ठीक है, बोल के सकते हैं, वही क्षेत्र ही है। अब ये देखिए, लाहौर से कराची रेल लाइन के लिए खुदाई करते समय अवशेष मिले जिनका सर्वप्रथम अध्ययन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अब अलेक्जेंडर कनिंघम ये कौन थे भैया, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की। अंतिम बार बोधि वृक्ष इन्होंने ही लगवाया था। बोधि वृक्ष मतलब वो है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे ही बोधि वृक्ष बोलते हैं, शायद कैसा ही है। तो उसको आखिरी बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही लगवाया था। शेर शाह का मकबरा ताजमहल से अच्छा किसने बताया है भैया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही बताया है। ये आपको याद करना है, इन्होंने ही कहा था कि जो शेर शाह का मकबरा है कहाँ पर है, सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। तो शेर शाह का जो मकबरा है वो ताजमहल से अच्छा बताया था अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय जी ने, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन जो खुद पुरातत्वविद था, खुद पुरातत्व विद्वान था, वो उसने 1905 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, का गठन किया था। कहां पर, इसका कार्यालय बनाया था कोलकाता में, और अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष थे। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी की अध्यक्षता में 2 समूह का गठन किया था, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने वो क्या किया था, 1921 में रावी नदी के तट पर मांटगोमरी जिले में हड़प्पा की खोज की थी। किसने, दयाराम साहनी ने। ये आपको याद रखना है। 1921 में मांटगोमरी जिले में हड़प्पा की खोज हुई थी, और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। ये तो हो गए आपके धीरे धीरे फैक्ट। अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं। इस सभ्यता का क्षेत्र हिंदुस्तान के उत्तर व उत्तर पश्चिम में फैला था। जो ये सभ्यता थी हिंदुस्तान के उत्तर और उत्तर पश्चिम में फैला था। मान के चलिए कि ये जो वर्तमान जो पाकिस्तान है, बलूचिस्तान हो गया, और ये पंजाब के बगल वाला जो पाकिस्तान हो गया, इसी बीच में ये जो सभ्यता थी ये फैली हुई थी। अब ये देख लेते हैं भैया इसका विस्तार कहां से कहां तक था। तो सबसे उत्तर में था मांडा, कहां पर पड़ता है ये, चिनाब नदी जो नदी है वहां पर, और इस समय पर जम्मू जिले में, जम्मू अब तो शायद जम्मू और कश्मीर राज्य शायद क्या वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू में है सबसे उत्तर में। दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। पूरब में आलमगीरपुर हिंद नदी मेरठ, वर्तमान जो स्थिति है वो है मेरठ है। और पश्चिम में सुतकांगेडोर दास्क नदी बलूचिस्तान में, ठीक है। ये सबसे पश्चिम में था, आपको याद करना है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतकांगेडोर दास्क नदी, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार है। चलिए देख लेते हैं भैया इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार है, ये इसका क्षेत्र है। अब मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है कि भैया त्रिभुजाकार कैसे, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है कि इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार है। ये इस तरह का कुछ आप ये जो बीच में देख रहे हैं, ये इस तरह का जहाँ पे ये क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। ये था आपका सुतकांगेडोर, जो कि आप ये यहाँ पर देख रहे हैं सुतकांगेडोर, ठीक है। और ये देखिए लोथल वगैरह इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है।
ये है आपका आपका मांडा हो गया ऊपर जो लिखा हुआ है ब्लैक में, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका क्षेत्र था। चलिए आगे देखते हैं। ओ सॉरी, बड़ी जल्दी चला जाता है। इसके अलावा ये कहाँ पर है, हम लोग कहाँ गए, हाँ, इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार क्षेत्र था, ठीक है। इस सभ्यता में कांस्य बना, हाँ ये चीज आपको याद रखनी है। इस सभ्यता में कांस्य बना कैसे था, कॉपर और टिन को मिलाकर कांस्य बनाया गया था। तभी इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में ही कांस्य बना था। यह अपने नगर नियोजन एवं जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। ये चीज बिल्कुल आपको याद रखनी कि भैया नगर नियोजन तो था, क्योंकि नगर थे भैया, रोड बराबर जा रही है, समांतर सड़कें जा रही हैं, दोनों सड़कें समांतर हैं, घर बने हुए हैं, लेकिन घर का दरवाजा रोड की तरफ नहीं खुलता है, पीछे की तरफ खुलता है। आप घूम कर आइए तब इसके बाद में रोड में आइए। हर घर का डिजाइन सेम था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि घर कैसे कैसे बने हुए थे, ठीक है। इस सभ्यता के अब तक 400 से ज्यादा स्थल मिल चुके हैं। अब तक 400 से ज्यादा स्थल मिल चुके हैं, लेकिन जो कुछ फेमस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी अवस्थिति कहाँ पर है। पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले की रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है। अवस्थिति है पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर। उत्खनन वर्ष 1921, पीछे हम लोग देख चुके हैं। उत्खनन करता दयाराम सायनी, हड़प्पा दयाराम सायनी। सीधी सीधी ये याद रखिए कि हड़प्पा मतलब हड्डियों को देख के सायनी जी को तो आगे तो दयाराम सायनी हड़प्पा, मतलब किसी चीज तरह से आपको याद करना है। हाँ, प्रथम साक्ष्य कब मिले थे, तो चार्ल्स मेरसन को 1826 में प्रथम साक्ष्य मिले थे हड़प्पा में। हड़प्पा जो जगह है वहां पर मांडगोमरी जिले में जो है, तो वहां पर उनको एक प्रथम साक्ष्य मिले थे। अब ये देख लेते हैं भैया, सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों का अन्नागार, मतलब जहां पर अन्न रखने की व्यवस्था थी, चावल गेहूं इन सब की व्यवस्था थी। साक्ष्यों में जो अन्न मिले हुए हैं, जो मतलब वो मिले हुए हैं, वो कौन कौन है, गेहूं और जौ के दाने ये मिले हुए हैं। अवशेष में देख लेते हैं, उर्वरता की देवी की मूर्ति, एक मूर्ति मिली हुई है जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता है। एक महिला की मूर्ति है जिसके गर्भ से एक फूल निकल रहा है, इस तरह की मूर्ति है। शंख का बना बैल, पीतल का बना हुआ इक्का और ईंटों के बने हुए चबूतरे, ये अवशेष में हमको मिले हुए हैं। आपको एक चीज बता दूं कि इसमें जो मोस्टली चीज हमको याद करनी है वो हमारे अवशेष ही हैं। कौन सा अवशेष किस जगह से मिला हुआ है ये हमको याद करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एक चीज और मिली थी, एक कब्रिस्तान मिला था जिसे समाधि 37 कहते हैं। एक कब्रिस्तान मिला था जिसे समाधि 37 कहते हैं। समाधियां तो मिली थी 57, जो समाधि मिली थी वो मिली थी 57, लेकिन जो जांच पड़ताल हो पाई, जिनके बारे में हम लोग जान पाए, वो सिर्फ 37 ही थी। इसलिए उस जगह को, कब्रिस्तान को हम समाधि 37 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है भैया मोहनजोदड़ो, जिसको सिंधी भाषा में, सिंधी जो वहां की लोकल भाषा है उसमें बोलते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला का मतलब होता है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है। अब इसकी भैया अवस्थिति क्या है, इसकी अवस्थिति है पाकिस्तान का लरकाना जिला, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। अवस्थिति हो गई भैया। उत्खनन वर्ष 1922, उसी के एक साल बाद पहले हड़प्पा की हुई है। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो वर्ष खोजा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा ही था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, ठीक है। उत्खनन करता राखल दास बनर्जी, भाई मृतकों का टीला है तो उनको कोई रखेगा कोई, मतलब राख होगी। तो इसी तरह से आप लोगों को याद करना है कि उत्खनन करता राखलदास बनर्जी। अब देख लेते हैं भैया वहां मिला क्या था। भैया बड़ी इमारत में थी विशाल अन्नागार, यहाँ पर भी वही गेहूं जौ रखने की व्यवस्था। इसका एरिया कितना था, 46 मीटर लंबाई थी और 15 मीटर चौड़ाई थी। इसका जो एरिया था वो 46 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई थी। प्रसिद्ध इमारत विशाल स्नानागार, ठीक है। प्रसिद्ध इमारत जो थी वो क्या थी, विशाल स्नानागार थी। ये कैसी थी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है, मैंने इसकी फोटो निकाल के रखी हुई है। ये तो वो हो गया, घर हो गया, ये लोथल का बंदरगाह हो गया, ये पुजारी जी हो गए। ये देखिए, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है, थोड़ी छोटा नहीं होगा ये, अच्छा ठीक है रहने दीजिए। ये देखिए, हाँ
ये देखिए, ये जो महान स्नानागार जो मिला हुआ है, ये इस तरह का स्नानागार मिला हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि नीचे एक तरह का वर्तमान में जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल वहां पर मिला हुआ है उस समय पर। मतलब 4700 साल पहले आप इमेजिन करिए कि उस समय पर इतना आदमियों का विकास हो चुका था कि स्विमिंग पूल इन्होंने बना डाला। अब आसपास देख रहे हैं, ये ऊंचाई पर बना हुआ है, इसमें कैसे ये लोग पानी भरते होंगे, कैसे क्या करते होंगे, ये सब। ये जो फोटो है, ये हम आपको बता दें कि जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं 6 से 12 तक की, वो एनसीईआरटी किताब से एक फोटो हमने उठाई हुई है। आप लोग एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो आपको ये फोटो वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया महान स्नानागार। चलिए फिर से हम लोग अपने उसी में आते हैं, पीडीएफ में। हाँ, कहाँ होंगे? चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, काफी आगे, बड़ी जल्दी भाग जाता है। हाँ, आ गए मोहनजोदड़ो पे। प्रसिद्ध इमारत थी विशाल स्नानागार। इसको जो विशाल स्नानागार जो था, इसको जॉन मार्शल जी ने सबसे बढ़िया इमारत का, अद्भुत इमारत का है जॉन मार्शल ने। अब जॉन मार्शल कौन थे? जो लॉर्ड कर्जन ने जो विभाग बनाया था, पुरातत्व विभाग, उसके अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। ठीक है, अब स्नानागार के बारे में देख लेते हैं। ये 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और करीब 2.5 मीटर के आसपास गहरा था। ठीक है, अब इसमें अवशेष क्या मिले वो देख लेते हैं। महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन, इतनी बड़ी बिल्डिंग मिली कि एक महाविद्यालय के जैसी लगती है वो। नटराज की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति, अभी आपको दिखाएंगे पुरोहित राजा की मूर्ति। एक जो डांसर होती है, एक उसकी मूर्ति, पशुपति नाथ की मूर्ति, श्रृंगारदान। प्रत्येक मकान में कुआं का साक्ष्य कहाँ पर मिला है भैया? मोहनजोदड़ो में। याद कर लो बिल्कुल, प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य, हाथी की अस्थियां, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, ये चीजें हमें मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। अब हमारा भैया कौन सा शहर है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो एकमात्र ग्रामीण स्थल है ये, जो यहाँ पर नगरीय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये जो शहर है ये उसी टाइम का शहर है। इसकी अवस्थिति क्या है कि भैया मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में, जहाँ पर मोहनजोदड़ो उसी के दक्षिण साइड में, 80 मील केवल। उत्खनन वर्ष 1931। खोजकर्ता एमजी मजूमदार, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब यहाँ से अवशेष क्या मिले हैं भैया? गोल ईंटें। ठीक है, गोल ईंटें यहाँ से मिली हैं। बेलनाकार मोहरें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, एक चित्र मिला हुआ है जिसमें बिल्ली को एक पीछा एक कुत्ता कर रहा है। हाथी के दांत मिले हुए हैं और लिपस्टिक। लिपस्टिक चनहुदड़ो से मिली हुई है, ये आपको याद करना है, ये आपको याद भी हो जाए। कैसे? जिसका शब्द है आप उसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? चनहुदड़ो। लिपस्टिक ऐसे तो लगाते मुझे इतना आइडिया नहीं है, बस मैंने आपको याद करना है बस। लिपस्टिक और चूड़ी, जो हाथों में जो औरतें बेसिकली पहनती हैं, लेकिन उस समय का जो मतलब पहनावा था, आभूषण औरतें भी पहनती थी और आदमी भी आभूषण पहनते थे उस टाइम पर। ठीक है, इसके भी साक्ष्य मिले हुए हैं, तो आप बिल्कुल परेशान हो सकता है लिपस्टिक उस टाइम पे आदमी भी लिपस्टिक लगाते हो सकता है चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मन के सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। कहाँ? चनहुदड़ो में। ठीक है, अगला शहर है हमारा भैया लोथल। भैया वाणिज्यिक राजधानी थी हमारी ये लोथल। ठीक है, वाणिज्यिक राजधानी कैसे थी कि यहाँ से पैसा यहीं से आता था, इनकम यहीं से होती थी। कैसे होती थी देख लेते हैं भैया। अहमदाबाद से अवस्थिति देख लेते हैं। अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर भोगोवा नदी के तट पर। अहमदाबाद कहाँ पर है? वर्तमान में जो हमारा गुजरात राज्य है वहां पर अहमदाबाद है, सब लोग जानते हैं भैया। अहमदाबाद कौन नहीं जानता? ठीक है, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर भोगवा नदी के तट पर। उत्खनन वर्ष 1957। खोजकर्ता SR राव। ठीक है, हम देख लेते हैं ये क्या भैया। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। ये जो स्थल था ये पश्चिमी एशिया का व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। ये भैया बंदरगाह था, ये उस समय पर बंदरगाह भी थे, देख लीजिए। अवशेष यहाँ पर जो मिले हैं भैया, बंदरगाह था तो नॉर्मल सी बात है कि फारस की मुद्राएं, मतलब ईरान, जो पहले इसको फारस ही बोलते थे, तो ईरान की मुद्राएं, घोड़े की अस्थियां, एक मम्मी के साक्ष्य, मतलब जो वो एक राज था मिस्र, इजिप्ट, वहां पे क्या होता था कि जो आप लोगों ने बहुत हॉलीवुड मूवी देखी होंगी तो उसमें ये इन सब के बारे में है। तो उसमें जो मतलब और जैसे कोई मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरा कपड़े से लपेट के उनको पैक कर देते, तो उसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं। और 3 युगल समाधियां, एक समाधि मतलब 3 समाधियां मिली हैं जिसमें जोड़े से उनको दफनाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिला हुआ है। तो आपको जैसे फारस की मुद्रा आएंगी तो सीधी सीधी याद रखिएगा कि बंदरगाह राज्य एक ही था हमारा, कौन सा? लोथल।
तो वहां पर ये फारस की मुद्राएं मिली हुई हैं। अन्य जो यहाँ पर मिले हुए कौन कौन से हैं? धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कालीबंगा। ठीक है, अब कालीबंगा की अवस्थिति देख लेते हैं। एक और होगा कालीबंगा के बाद में धौलावीरा। बस हमें सिर्फ इतने ही देखने, ज्यादा नहीं देखने हमको। अवस्थिति क्या है? राजस्थान के गंगानगर जिला, राजस्थान का गंगानगर जिला पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। आप लोग मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो ऐसे में है जो राजस्थान के, वो है, तो आप उसको देख सकते हैं। उत्खनन वर्ष है 1953 और खोजकर्ता कौन है? ए घोष। ठीक है, अब भैया कालीबंगा है तो काली मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, सीधी सीधी आपको याद रखना है। काली मिट्टी की चूड़ियां, जुते हुए खेत, हवन कुंड के साक्ष्य, हल के निशान, ईंटों के बने हुए चबूतरे, मकान बनाने के लिए इस्तेमाल की गई कच्ची ईंटें, ये चीजें हमको कालीबंगा से मिली हुई हैं। ठीक है, इतना हम लोग को याद रखना है। धौलावीरा, इसको तो भैया आप लोग भूलना ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि लास्ट ईयर ही 2021 में ही इंडियाज 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल जो होते हैं, वो भारत की 40वीं विश्व विरासत स्थल में धौलावीरा को शामिल किया गया है। तो इसको तो भैया पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसकी अवस्थिति क्या है? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में, एक तरह से जिला है, शायद मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी अवस्थिति है। उत्खनन वर्ष 1990 से 91। खोजकर्ता कौन है? RS विस्ट, ये इसके खोजकर्ता हैं। अब इसमें क्या है? धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है। जो धौलावीरा है हमारा, जो वर्तमान भारत में, क्योंकि देखिए जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सब कहाँ, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो ये सब चले गए पाकिस्तान में। तो जो भारत में बचा उसमें से जो 2 बड़ी है ना, कौन कौन सी? एक तो है राखी, एक तो ये हो गई हमारी जो जिसके बारे में हम लोग देख ही रहे हैं, धौलावीरा हो गई। दूसरा है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ये मतलब विशालतम नगरों में से एक है। इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इनका क्षेत्र ये लगता है कि भैया इतना बड़ा नगर था उस टाइम पे। ठीक है, इसमें अवशेष क्या मिले हुए हैं? व्यापक दुर्गबंदी से युक्त प्रभावशाली नगर योजना, सुंदर जल प्रणाली आदि, ये चीजें हमको धौलावीरा से मिली हुई हैं। ठीक है, अब इतना था हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बहुत है भैया, 400 के आसपास राज्य हैं। चलिए एक फैक्ट और देख लेते हैं कि 2 जुड़वा जो राजधानी बोलते हैं, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। ठीक है, तो ये साक्ष्य था। अब सिंधु घाटी सभ्यता तो हो गई। अब इसके बाद में क्या होगा कि भैया ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये समाप्त हो गई। इसका कोई रीजन पता ही नहीं चला कि समाप्त कैसे हो गई। ना ही कोई साक्ष्य है, ना ही कोई अभिलेख है, ना ही कुछ है। तो बहुत से लोग बहुत सी अफवाहें करते हैं कि भैया बाढ़ आ गई तो बाढ़ में तो सब चले गए, या फिर कुछ भी होता है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। एग्जाम से रिलेटेड ये सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। आपको बस इनके बारे में आपको अच्छे से रिवाइज करना है। स्टोरी याद रखनी है कि अलेक्जेंडर कनिंघम से लेकर लॉर्ड कर्जन तक कैसे इसके बारे में पता चला। इसके बाद में भैया नगर व्यवस्था थी, नालियां ढकी हुई थी, मैन होल होते थे, भैया खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी, श्रृंगार की अच्छी व्यवस्था थी, कपड़े अच्छे पहनते थे ये लोग। ठीक है, तो ये सब था सिंधु घाटी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में जो भाषा आएगी हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। तो जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा ऐतिहासिक काल से रिलेटेड होगा। तो आप अगर अभी तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।